Namaskar. Myself Dr. Nan Trivedi, pursuing BMS from the REC लखनऊ। मैं आज आप लोगों के साथ में कोविड-19 से रिलेटेड अपने कुछ व्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया है और मैं अब सबसे पहले कोविड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कोविड-19, हर कोई कहता है कोविड-19। सो व्हाट इज़ कोविड-19? COVID-19 is actually a disease, and the positive organism of this COVID-19 is SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 means Severe Acute Respiratory Syndrome COVID-2. इसको 2 क्यों कहा गया है? एक्चुअली एक 1 भी था जो कि 2003 में एपिडेमिक ऑफ चाइना था। SARS-CoV-1 is epidemic of China in 2003, and now in 2019 SARS-CoV-2 is, as we all know, it's a pandemic, so it causes a pandemic of the disease. So COVID-19 is a disease and SARS-CoV-2 is a causative organism of that disease. So we have to fight against SARS-CoV-2 that causes the COVID-19. So जैसे कि अब सब जानते हैं कि कोरोना है, हर कोई कह रहा है कोरोना है। So corona is a virus which causes this disease, as we all know. So सबसे पहले तो ये सब तो कोरोना की बातें हैं और जैसे कि हम सब जानते हैं। और फिर अब कोरोना क्या है, कैसे है, जो कुछ होना था वो हो रहा है और हो चुका है। सब बहुत लोगों ने बहुत कुछ लॉस किया है इस पैंडमिक में। सो कोरोना से मेन चीज़ है कि आजकल क्या होता है कि जिसको हल्का सा सर्दी जुकाम हो रहा है उसके अंदर एक मन में डर सा बैठ रहा है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है, किसी को डायरिया आ रहा है, किसी को फीवर आ गया है, तो हर किसी के अंदर एक डर का माहौल है। सो सबसे पहले मुझे कोरोना के सिम्टम्स को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए ताकि इस डर से लड़ा जा सके, क्योंकि डर एक बहुत ही ऐसी चीज़ है कि मतलब जो चीज़ मन में बैठ जाती है ना, फिर वो ना होते हुए भी, जैसे फॉर एग्जांपल हिरन जो होता है उसकी स्पीड दौड़ने की बहुत ज़्यादा होती है, शेर से कई गुना ज़्यादा होती है, बट वो सिर्फ अपने डर की वजह से ही शेर का शिकार होता है। सो इसलिए डर को जीतना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। डरना नहीं है, और डरेंगे हम तभी नहीं जब हम कोरोना के सिम्टम्स को बहुत अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, खुद भी समझेंगे, दूसरों को भी समझाएंगे। सो कोरोना के सिम्टम्स में जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना इज़ अ वायरस के सिम्टम्स और वायरस की डिजीज़ हम पहले भी बहुत से जानते हैं। जैसे इससे पहले से फ्लू कितना सब जानते थे, बर्ड्स फ्लू, स्वाइन फ्लू, बहुत सारी डिजीज़ हुई फ्लू लाइक। सो जनरली फ्लू लाइक सिम्टम्स ही कोरोना में भी हैं। सो और फ्लू लाइक सिम्टम्स क्या होते हैं? कफ, स्नीजिंग, ड्राई नोज, रनिंग नोज एंड एक्सेट्रा। सो कोरोना में भी यही सारे सिम्टम्स हैं। फीवर विद चिल्स, मुझे हिंदी में कहना चाहिए शायद, बुखार, ठंड लगने के साथ, और सर्दी है, ज़ुकाम है, और वाटरी नोज़, रनिंग नोज़, नाक बह रही है, ये सब तो होता ही है। तो ये सारे फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये चीज़ सबसे पहले समझनी होगी कि कब मुझे कॉमन कोल्ड यानी कि जनरली मुझे बुखार है, कब मुझे फ्लू हुआ है, या फिर ये सारे सिम्टम्स एलर्जी में भी मिलते हैं। जनरली हर किसी की बॉडी डिफरेंट एलर्जेंस के प्रति रिएक्शन करती है। तो ये जो होते हैं सिम्टम्स एलर्जी के भी होते हैं। बहुत लोगों को धूल में, गर्द में भी एलर्जी या रनिंग नोज़, वाटरी आइज़ होने लगता है। तो कोविड में हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि मुझे कोविड है और एनी अदर। सो सबसे मेन बात है ये कि देखो, जनरली कभी भी किसी को कॉमन कोल्ड होता है तो उसमें इतनी जल्दी फीवर नहीं आता है। सो कॉमन कोल्ड को हम फीवर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड हो या फिर एलर्जी हो तो उसमें फ़ीवर नहीं आता है। फ्लू में कभी कभी फ़ीवर हो भी जाता है, लेकिन इन दोनों में नहीं होता है। सो तो देखिए, मैंने 2 डिजीज़ को इसी तरह से अलग कर दिया ना, तो वैसे ही आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और सबसे मेन बात है ये कि कोरोना के म्यूटेशन में जो सिम्टम्स पहले आ रहे थे, लेकिन अब नए म्यूटेशन में वो सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। जैसे कि क्या हो रहा है ना कि कोई कहता है बुखार आया, बस 2 दिन बाद ख़त्म हो गए, 2 बार डायरिया हुआ, लूज़ मोशन हुआ, उसमें ख़त्म हो गए। तो ये है कि अब इसके नए म्यूटेशन में क्या है कि सिम्टम्स कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे आएँ या फिर आएँ, सिर्फ इसका मेन सिम्टम है। तो जनरली सारे सिम्टम्स होंगे या नहीं होंगे, हम इन लक्षणों के आधार पर कोरोना नहीं कह सकते। लेकिन हाँ,
एक लक्षण, इस पे आपको बहुत ध्यान देना है और बहुत फोकस करना है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एनओस्मिया कहते हैं। एनओस्मिया मीन्स हमारी जो स्मेल की परसेप्शन होती है उसमें लॉस हो जाना, मीन्स कि किसी तरह की स्मेल ना आना, सुगंध ना आना, सुगंध दुर्गंध किसी भी तरह का स्मेल का परसेप्शन नहीं हो पाता है नोज़ में। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कोरोना का। अगर इस तरह का कोई दिक्कत होती है तो आपको टेस्ट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना का एक स्पेसिफिक सिम्टम है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी अगर फीवर है या कफ फील्ड है, देखो टेस्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग। टेस्ट तो एक अपने मन के लिए भी होता है, एक मन को समझाने के लिए, एक अपनी को मिल जाती है ना, जैसे टेस्ट करवा लो तो थोड़ा जो कुछ है वो क्लियर हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं रहता, मेंटल टेंशन एंजाइटी नहीं होता। टेस्ट तो एक डेफिनेट चीज़ है ही, लेकिन मैं डर की बात कर रही हूँ। अगर डर की बात है तो इस तरह से आप अपने मन को समझा सकते हैं, सिम्टम्स को समझ करके अपने आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या है क्या नहीं है। आई मीन कोरोना है और एनी अदर फ्लू, एलर्जी या कॉमन कोल्ड है। तो इसलिए सबसे पहले आपको एनोस्मिया पे ज़्यादा फोकस करना है। एनोस्मिया मीन्स, मैं फिर से बता दूँ, एनोस्मिया मीन्स ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको क्या बोलते हैं कि स्मेल का परसेप्शन नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ ज़्यादा है, इसमें आपको लक्षणों पे ध्यान रखना है। एनोस्मिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोगों को ये भी है, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको इस चीज़ का डर है कि कहीं मेरी प्रेगनेंसी से कोई हार्म तो नहीं, या मैं पॉजिटिव हूँ तो कहीं मेरे बच्चे को तो पॉजिटिव नहीं, या मैं अपने बच्चे को फीड मीन्स मैं स्तनपान अपने बच्चों को करा सकती हूँ या नहीं करा सकती हूँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये है कि कोरोना की ये क्वालिटी है, या फिर एक यही अच्छी चीज़ है कि वो बच्चों में थोड़ा कम और प्रेगनेंसी में थोड़ा कम है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ज़्यादा वैसे भी एंजाइटी और टेंशन नहीं लेना चाहिए, और कोरोना के लिए डर जो है वो भी उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में इसमें जो अभी मतलब रिसर्चेज हैं उनमें कभी ऐसा कुछ केस कोई सामने नहीं आया है। एक्सेप्शनल केसेस की बात अलग है, मे भी हो सकता है, शायद मुझे ना पता हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ तो प्रेगनेंसी में ये बहुत ही कम रिपोर्टेड है। और दूसरी चीज़ फीडिंग का, तो कोई भी मदर हो, इफ़ अगर वो कोरोना पॉजिटिव है भी तो वो अपने बच्चे को आराम से फीड करा सकती है। बस हाँ कि प्रॉपर प्रिकॉशंस होने चाहिए, जैसे कि मास्किंग होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, और ये सब होना चाहिए। सब प्रिकॉशंस को लेकर के अपने बच्चे को आराम से फीड करा सकते हैं। और अगर माँ पॉजिटिव है भी तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेबी आपका पूरी सुरक्षित है कोरोना से। जहाँ तक कि अभी रिसेंट रिसर्चेज हैं उनके हिसाब से तो यही है। बाकी कोविड का क्या है कि अब कैसे आया, कहाँ से आया, तो अभी तो यही है कि सब चाइना एज यू ऑल नो बैट से आया। यहाँ पे मेनली पर्टिकुलरली सॉरी मैं किसी पर्टिकुलरली किसी कंट्री को कोई ब्लेम नहीं कर रही, कोई कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो कोरोना है ये मतलब इसके जो सिम्टम मतलब एक जो लक्षण है या एक आइडियल जो चीज़ होती है, इसके हिसाब से इसको एक बायो वेपन भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो आइडियल बायो वेपन होता है, जो उसके लक्षण होते हैं कोरोना के वही लक्षण हैं। आइडियल बायो वेपन जो होता है वो जो आइडियल बायो वेपन जैसे क्या होता है ना, कोई भी डिजीज़ जो लेस डेडली होती है बट मोर इन्फेक्टिव होती है, मीन्स कि जिसकी मॉर्टेलिटी बहुत कम है लेकिन वो इन्फेक्टिव बहुत ज़्यादा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर उसकी मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती, यानी कि ज़्यादा डेडली डिजीज़ होती, तो आज हुआ कल ख़त्म, और जब आज इंसान को हुआ है कल ख़त्म हो गया, तो वो इन्फेक्शन फैलाएगा कैसे, और जब फैलाएगा नहीं तो इतना बड़ा पैंडमिक होगा कैसे। सो कोरोना इज़ नॉट डेडली डिजीज़, बहुत ज़्यादा ये मृत्यु कारक डिजीज़ नहीं है, इसकी मॉर्टेलिटी बहुत कम है, बट इट इज़ मोर इन्फेक्टिव, और मोर इन्फेक्टिव होने के कारण ही इतना बड़ा पैंडमिक, ग्लोबल पैंडमिक हुआ है। सो मैं एक बार फिर से कह दूँ, आई एम नॉट क्लेमिंग पर्टिकुलर कंट्री, लेकिन हाँ ये इट मे बी हो सकता है, क्योंकि एक आइडियल बायो वेपन के यही लक्षण होते हैं और जो कि कोरोना के साथ हैं। सो इट मे बी एक अनुमान लगाया जाता है, पर्टिकुलरली किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ऐसा होता है। तो ये तो रहा कि कोरोना क्या बायो वेपन और
डेडली इन्फेक्टिव मॉर्टेलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको सिम्टम्स के बारे में भी बताया। और हाँ, एनोस्मिया के सिम्टम को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये एक मेन सिम्टम कोरोना का है। और बाकी किसी भी तरह के अगर आपको कोई भी लक्षण मिलते हैं तो आपको सबसे पहले टेस्ट के लिए जाना चाहिए। टेस्ट एक पर्टिकुलर मतलब एक डर तो हटाता ही है, और जो कुछ भी है एक मन में जो एक डर बैठ जाता है तो वो उस डर से भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। अगर आपको होगा या नहीं होगा, जो कुछ भी है वो क्लियर हो जाएगा, तो किसी तरह का कोई डर नहीं रहेगा। आधे लोग तो डर में ही परेशान हैं, तो ये भी है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और दूसरा मैं अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट तो एज़ वी ऑल नो कुछ खास है नहीं, बस क्या है, बुखार है डोलो दे दो, हेडेक हो रहा है ये दे दो वो दे दो, सब जनरल ट्रीटमेंट, कुछ खास ट्रीटमेंट है नहीं। बट स्टिल वी कैन ट्राई समथिंग। अपनी तरफ से हमेशा अपना बेस्ट करना चाहिए। अब इस ग्लोबल पैंडमिक में या इतनी भयावह स्थिति में जो अपनी तरफ से 100% हो पाए वो हमें करना चाहिए। अपनी तरफ से 100% का मतलब है कि अपनी सेफ्टी मेजर्स रखिए। सेफ्टी जैसे कि मास्किंग के लिए कहा जा रहा है, और आजकल रिसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग डबल मास्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डबल मास्किंग के साथ में आप सबको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि डबल मास्किंग का मतलब भी ऐसा भी नहीं मास्क ले लेना जो हम सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं ले लेना है कि जो मास्क लगाना ना लगाना बराबर है। तो इसलिए डबल मास्किंग के भी रूल्स हैं। तो डबल मास्किंग में अगर आपके पास N95 मास्क है तो दैट इज़ इनफ, और अगर आपके पास N95 नहीं है तो आप डबल मास्किंग में एक डिस्पोजेबल या सर्जिकल मास्क जिसको बोलते हैं, डिस्पोजेबल मास्क, उसको पहले नीचे वियर करिए, फिर उसके ऊपर से आप कोई भी मास्क लगा सकते हैं। सो डबल मास्किंग इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि जो और डबल मास्किंग क्या होता है, यहाँ नोज़ से लेकर के और माउथ ये पूरा आपका कवर करे, नेज़ल एंड ओरल, यानी कि नोज़ और माउथ दोनों को पूरा कवर करे। क्योंकि बहुत लोगों में इस चीज़ का भी वो है कि जैसे बीच में हुआ था, अरे कोरोना तो हवा में फैल गया, हवा में फैल गया, अब कोरोना हवा में फैल गया है। अरे कोरोना हवा में कब नहीं था? कोरोना तो हवा में ही था हमेशा। अगर हवा में ना होता तो इतना बड़ा पैंडमिक कैसे होता? हवा में तो हमेशा ही था। हवा में मीन्स एरोसोल। देखो, ट्रांसमिशन किसी भी डिजीज़ का हो मेनली 3 तरह से ही होता है: ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, एरोसोल ट्रांसमिशन, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन मीन्स कि जब हम कफ करते हैं या फिर स्नीज करते हैं, यानी कि खांसते हैं या छींकते हैं, तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं हमारे नोज़ और हमारे ओरल से एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, जो कोई सामने वाला इनहेल कर सकता है, उसको भी डिजीज़ हो सकती है। सो दैट इज़ अ ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। अब जो बात रही हवा में कोरोना है, हवा में कोरोना, तो हवा में का क्या मतलब है कि एरोसोल ट्रांसमिशन। एरोसोल में क्या होता है ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कोरोना है, ठीक है, और मैं बिना मास्क लगाए थोड़ी देर पास आपके रुकी, या आपके या कहीं पे भी मार्केट में मैं निकली, मैंने हंसा बोला बात किया और फिर मैं वहाँ से चली गई, मेरे जाने के बाद में भी कम से कम घंटों वो वायरस एरोसोल मीन्स की वेरी वेरी टिनी माइन्यूट फाइन ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, और वो इतनी जल्दी ग्राउंड पे सेटल डाउन यानी कि ज़मीन पर इतनी जल्दी नहीं गिरती हैं, और वो घंटों हवा में रहती हैं। और फिर आप वहीं पे गए, उसी मार्केट में गए, फिर आपने भी बात किया, आपने इनहेल किया, तो वो डिजीज़ आपको भी हो गई। सो इसको कहते हैं हवा में फैलना। हवा में फैलने का मतलब ये नहीं है कि आप घर में बैठे हैं और हवा में फैल गया है तो नाक बंद कर लें या फिर अब क्या करें, सांस ना लें, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हवा का मतलब है कि अगर हाँ कोई वहाँ से गुजरा है तो वो घंटों फाइन माइन्यूट ड्रॉपलेट्स घंटों एटमॉस्फेयर में रहती हैं। सो आपको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सो इस चीज़ से चाहे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो चाहे एरोसोल ट्रांसमिशन हो, अगर आपका मास्क पूरा कवर है विद डबल मास्क है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हैंड्स का। एंड हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हैंड को सैनिटाइज करने का भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। ये नहीं बस ऐसे इसलिए हो गया, ऐसे नहीं। हमें जनरली क्या होता है, किसी चीज़ को हम छूते हैं या उठाते हैं तो जनरली इन फिंगर टिप्स का यूज़ होता है। सो वी हैव टू सैनिटाइज दीज फिंगर टिप्स। हमें इन फिंगर टिप्स को या फिंगर्स की जिनको पोर कहते हैं इनको सैनिटाइज करना, प्रॉपर नेल्स को सैनिटाइज करना, नेल्स की जो बॉर्डर और कॉर्नर्स होते हैं इनको सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर पाम को इस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे सैनिटाइज कर सकते हैं। इनको ऐसे गोल सैनिटाइज करना चाहिए, फिर मुझे पीछे को सैनिटाइज करना चाहिए, ऐसे प्रॉपर सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और फिंगर टिप्स का सैनिटाइजेशन, नेल्स के कॉर्नर्स का सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे हाथ सेफ हो,
और एक मेरा अपना ओपिनियन है कि हम सबको एक ग्लब वो स्पेक्स पहनना चाहिए, एक चश्मा पहनना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो, काला नहीं, मतलब कि रात में काला कैसे, लेकिन हाँ अगर मुझे लगता है कि अगर एक चश्मा पहनेगा तो इंसान बार बार अपनी फिंगर से अपनी आइज़ को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि आइज़ की कंजक्टाइवा में भी इसका सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। सो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि मास्क कवरिंग के साथ साथ एक चश्मा को पहनना भी ज़्यादा ज़रूरी है, काला नहीं, नॉट ब्लैक, एक वाइट ग्लास स्पेक्स पहनना भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। हो सकता है क्या है, इन माय ओपिनियन वैसे सबको पहनना चाहिए, मास्क के साथ एक चश्मा भी पहनना चाहिए, जैसे कि हमारी आइज़ भी प्रोटेक्ट रहें, तो जितनी भी ओपनिंग्स हैं फेस की वो प्रोटेक्ट रहें, हैंड सैनिटाइज रहें, और बाकी कपड़ों का थोड़ा सा हाइजीन रखना चाहिए, आए हैं तो उसको सैनिटाइज करें, प्रॉपर वॉश करें, बॉडी वॉश करें। सो ये सब प्रिकॉशंस लेना चाहिए, और मोस्टली लोग इसको सब ले भी रहे हैं, अपनी तरफ से हर कोई अपना 100% करने की कोशिश कर रहा है। सो अपनी सेफ्टी अपने पास रखें, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चीज़, हाँ एक चीज़ और मैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड कहना चाहूँगी कि बहुत लोगों को वैक्सीन को लेकर दिमाग में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा डर है, या इवन कुछ डॉक्टर्स भी मतलब ऐसा कहते हैं कि अरे नहीं वैक्सीन नहीं, उन्होंने वैक्सीन लिया था वो चले गए कोरोना में, उनको कोरोना हो गया, या फिर उन्होंने वैक्सीन लिया था तब भी वो पॉजिटिव हो गए। सो वैक्सीन से मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए वैक्सीन अपने आप में खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इतने कम समय में इतना वैक्सीन के बारे में डिटेल बता पाना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कम शब्दों में वैक्सीन के वाले से इतना कहना चाहूँगी कि जो वैक्सीन है वो एक मतलब बहुत ही सटीक जो अभी इस समय हो सकता है, इस ठीक है, जो कुछ भी है, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो जो कुछ भी है, अच्छा है बुरा है, अगर उससे फ़ायदा नहीं है तो उससे कोई नुकसान भी नहीं है, पहली बात तो ये है। और हमारे पास जब कुछ नहीं है तो जो है हमें उसी को अपनाना चाहिए। सो वैक्सीन एक, अब मैं उसको अब इतने टाइम में मैं उसकी पूरी प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ वैक्सीन एक बहुत ही बेस्ट और सुपीरियर इस टाइम के लिए चीज़ है, क्योंकि वैक्सीन का क्या है ना कि अगर हमने वैक्सीन ले लिया, अगर मुझे कोरोना हुआ भी, मैं पॉजिटिव हूँ भी, वैक्सीन में कहीं भी ये दावा नहीं है कि आप पॉजिटिव नहीं होंगे, वैक्सीन लेने के बाद में भी आप पॉजिटिव होंगे, लेकिन हाँ ये है कि वैक्सीन लेने के बाद में सीवियरिटी थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी जो उसकी बीमारी की गंभीरता है वो थोड़ी कम हो जाती है, इतने ज़्यादा सिम्टम्स, इतने ज़्यादा लक्षण आपको नहीं आएंगे अगर आप पॉजिटिव हुए, आपकी रिपोर्ट ज़रूर पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि कोरोना आ गया है, वायरस आ चुका है, तो रिपोर्ट तो पॉजिटिव होना लाजमी है, लेकिन हाँ इतने सिम्टम्स नहीं होंगे और इतनी सीवियरिटी नहीं होगी बीमारी की। सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन सबको लेना चाहिए। और अब रिसेंट अपडेट अभी 18+ के लिए आरोग्य सेतु ऐप है, तो आरोग्य सेतु ऐप के लिए 18 से ऊपर वाले जो हैं उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसा भी होगा मैं डिटेल आपको बाद में भेज दूँगी। और जो 18+ का वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन है वो आरोग्य सेतु ऐप पे होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आप उस पर रजिस्टर करा सकते हैं, और प्लीज़ प्रॉपर वैक्सीनेशन लीजिए। अगर इससे कोई फ़ायदा नहीं है तो प्लीज़ इससे कोई नुकसान भी नहीं है, सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स थोड़े कम हो जाएंगे। और बाकी एलोपैथ में तो अभी तक ऐसी कोई डिजीज़ नहीं, ऐसी मतलब कोई मेडिसिन अभी नहीं है जो प्रॉपर दावा कर सके कोरोना के प्रति, लेकिन हाँ आप आप आयुर्वेद बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या बाहर में कर रहे हैं। पतंजलि की कोरोनिल किट, मैं फिर से कहना चाहती हूँ, मैं किसी चीज़ को फेवर नहीं कर रही हूँ, सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बस इन माय ओपिनियन जो कुछ भी मुझे लगता है सही, या फिर मुझे लगता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कोरोनिल किट पतंजलि की जो है उसमें स्वासाहारी और अणु तेल और कोरोनिल टैबलेट जो हैं, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल हैं फ़िलहाल के लिए। अभी जिस तरह के हालात हैं, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, फिर से मैं कह रही हूँ, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से जो है बहुत सही है। हिंदी में एक कहावत है कि भागे भूत की लंगोटी सही, तो जो है आप प्लीज़ उसे अपनाइए, कोरोनिल किट का प्रयोग करिए। वैसे तो अब मार्केट में बहुत शॉर्टेज हो गई है कोरोनिल किट भी और नॉर्मल मेडिसिन भी, मेडिकल स्टोर्स पे भी, तो नहीं है तो अब जो घर पे है उसी का करिए। जैसे कि गिलोय है, गिलोय को गिलोय को नेशनल ड्रग के रूप में उसको स्वीकृत किया गया है, राष्ट्रीय औषधि गिलोय।
गिलोय के, अब मैं यहाँ पे फिर वही चीज़ है कि टाइम कम है और मैं उसके फ़ायदे के बारे में तो इतना ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। गिलोय के बहुत सारे नाम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट सैनोनिम्स के साथ में वो जानी, सैनोनिम्स में पढ़ रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट सैनोनिम्स के नाम से जानी जाती है। गिलोय को जैसे कोई गुर्ज कहता है, कोई गिलोय कहता है, कोई गुड़ची कहता है, इसी तरह से गिलोय का एक नाम है ज्वर नाशिनी। ज्वर नाशिनी नाम से ही क्लियर है, ज्वर नाशिनी, जो ज्वर का नाश करे वो गिलोय है। गिलोय राष्ट्रीय औषधि है, नेशनल ड्रग है, उसको सर्टिफाई किया गया है। तो गिलोय बहुत ज़्यादा है। आप गिलोय किसी भी रूप में ले सकते हैं। आयुर्वेद की मार्केट्स में, शॉप्स पे गिलोय घनवटी है, गुड़ची सत्व है, गुड़ची स्वरस है, बहुत कुछ आता है। और कुछ नहीं है तो गिलोय आपको इंटीरियर एरियाज़ में या कहीं पर भी आजकल तो बहुत ज़्यादा गिलोय का मार्केटिंग चल रहा है, तो आप उसका क्वाथ है, आई मीन काढ़ा है, और एनी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप उसको करना चाहें तो कर सकते हैं गिलोय का यूज़। बाकी च्यवनप्राश है। गोल्डन मिल्क की बात जो होती है वो हो रही है, जैसे कि डिफरेंट फॉरेन में भी गोल्डन मिल्क का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। गोल्डन मिल्क जो है वो गोल्डन मिल्क मीन्स मिल्क में हल्दी डालकर, पुराने ज़माने में भी जब कभी चोट लग जाती थी तो दूध में हल्दी डालकर दिया जाता था, ताकि शरीर की अंदर की जो मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और अंदर का जितना भी है वो डिटॉक्सिन्स जितने भी हैं वो सब क्लियर आउट हो जाते हैं। सो गोल्डन मिल्क एक बहुत ही बेस्ट मेथड है और हम सब पहले भी अपना रहे थे, पहले से बहुत अपनाते आ रहे हैं, लेकिन हाँ अब गोल्डन मिल्क थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और कोरोना ने भारत को आयुर्वेद के प्रति थोड़ा ज़्यादा किया है, क्योंकि अभी तक मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ भी काम आया है, लेकिन हाँ कुछ हद तक आयुर्वेद काम आया है। सो आयुर्वेद का मतलब सिर्फ जड़ी बूटियों को कूटना पीसना नहीं है। आयुर्वेद एक बहुत ही ब्रॉड साइंस है जिसको समझना और समझाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब जो कुछ भी है, जैसे कि तुलसी है। तुलसी, अब हम लोग तो जनरली दो ही प्रकार की तुलसी, रामा और श्यामा समझते हैं, लेकिन तुलसी 5 प्रकार की होती है। और पतंजलि का एक तुलसी अर्क आता है, और उस तुलसी अर्क में 5 प्रकार की तुलसियाँ का अर्क होता है वो। सो गर्म पानी में आप उसकी ड्रॉप्स डाल के पी सकते हैं। नहीं है तो नॉर्मल जो तुलसी है उसी को गर्म पानी में करके पी सकते हैं। बाकी काली मिर्च है, अदरक है, इलायची है, दालचीनी है, इन सब का प्रयोग करें, अश्वगंधा का प्रयोग करें, च्यवनप्राश का प्रयोग करें, गोल्डन मिल्क का प्रयोग करें, गुड़ची का प्रयोग करें। और ये तो रहा कि अंदर की इम्यूनिटी मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की क्षमता। और हाँ एक चीज़ मैं और कह दूँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता एक दिन की चीज़ नहीं होती है। अगर आप समझे कि आज मैं इसको पी करके अपने अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लूँगा या इम्यूनिटी बढ़ा लूँगा, सो इम्यूनिटी एक दिन की चीज़ नहीं होती है। इम्यूनिटी जो होती है वो धीरे धीरे करके काफ़ी लंबे समय तक, जो लोग बचपन से ही आई मीन लंबे समय से उस चीज़ का सेवन करते रहते हैं तो वो इम्यूनिटी होता है। सो इम्यूनिटी के लिए, और फिर हाँ वी हैव टू फोकस ऑन विटामिन सी। विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। एंड विटामिन सी जो होती है ये रिपेयरिंग का काम करती है, हमारी सेल्स या टिश्यूज़ जिनको रिपेयर करना होता है तो उनका काम करती है। तो विटामिन सी बहुत बेस्ट होता है। विटामिन सी जैसे कि नींबू है और आंवला है, इन सब का प्रयोग करना चाहिए, और आंवला इज़ द बेस्ट वन। अब नहीं होने में तो टैबलेट लिम्सी आती है, लिम्सी टैबलेट आती है, आप उसको जबान पे रख करके उसको चूस सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार आप लिम्सी टैबलेट ले सकते हैं। लिम्सी, विटामिन सी का सेवन और जिंक कंटेनिंग फाइबर और डाइट का सेवन। विटामिन सी जो होती है वो जिंक के कॉम्बो में भी आती है, आप वो भी ले सकते हैं मार्केट में। और ये सब तो रहा मार्केट में बात। और फिर मार्केट की वही बात आ जाती है कि ड्रग्स की सप्लाई बहुत कम हो गई है, शॉर्टेज हो गई है, तो आप जो अब घर में हैं उसी का सेवन करें। आंवले का किसी भी रूप में सेवन करें। आंवले के लिए वेदों में कहा गया है कि आंवल की वयः स्थापना नाम, आंवल की यानी कि आंवला जो होता है वयः स्थापन करता है। वयः स्थापन मीन्स कि वो हमारी एंटी एजिंग होता है, एज को मतलब मेंटेन करता है। एज मीन्स क्या है कि व्रिंकल्स होना और आई वीक होना, हेयर फॉल होना, वीकनिंग होना, तो ये सब चीज़ों आंवल की वयः स्थापना नाम व्यय को स्थापित करती है, मीन्स कि वो एंटी एजिंग होता है। आंवल की विटामिन सी है, विटामिन सी का बेस्ट सोर्स आंवला है। सो आप आंवला का किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद की शॉप्स पे आंवला का स्वरस, आंवला कैंडी और बहुत कुछ आता है, तो वो आप ले सकते हैं। विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। जिंक कंटेनिंग डाइट एंड जिंक विद विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, वो आप ले सकते हैं। बाकी आयुर्वेदिक जितनी प्रैक्टिस हो गई है, अब मैं आई होप कि आप लोग हमसे ज़्यादा ही जानते होंगे। मैंने कुछ खास नहीं बताया है, जैसे कि सब जानते हैं वही है, वही चीज़ मैंने भी बताई है, लेकिन बस वही चीज़ है ना कि फॉलो करना थोड़ा टफ हो जाता है, बोलना, बताना, समझाना
यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स आते हैं, तो वो तो थोड़ा है, लेकिन उसको फॉलो अप करना बहुत कठिन हो जाता है। तो बीच बीच में एक बूस्टर होता है ना, उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। जब किसी चीज़ को कोई बूस्ट करता है, इनकरेज करता है, तो इंसान को ध्यान आता है कि अच्छा हाँ यार करना चाहिए, तो वो चीज़ है। तो इसको बूस्टअप करना, रिमाइंड करना प्रॉपर, क्योंकि एक दिन का बात है नहीं। जैसे एक दिन किसी को सैनिटाइज करना हो, एक दिन कुछ करना हो कर लो, लेकिन अगर डेली रूटीन में करना है और पता नहीं कब तक करना है, तो ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, थोड़ा सा कभी कभी लेज़ी हो जाता है, फिर अरे चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। और बस इतना ही था। अब ज़्यादा मैं क्या कहूँ, क्योंकि अब हमसे ज़्यादा सब जानते हैं, आप सब जान रहे हैं, इतना सारा न्यूज़ पे है, यूट्यूब चैनल्स पे, और इतना ज़्यादा नॉलेज है कि यू ऑल नो मच एंड मोर बेटर देन मी। बट जितना भी मेरे पास था, मैंने वो शेयर करने की कोशिश किया है। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी कोरोना से रिलेटेड, अगर आपको लक्षणों से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, या किसी भी तरह से कोरोना से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट ऑन माय लेवल। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना काल में जिन्होंने भी अपनों को खोया है, अपने परिजनों को खोया है, तो वो एक बहुत ही दुखद संदेश है। और बहुत ही ये इस तरह का जो मौसम आसपास चल रहा है, ये बहुत ही कष्टदायक, करुणाजनक है। लेकिन अब आई हैव नो वर्ड्स, मैं क्या कहूँ इन सब चीज़ों के बारे में। मतलब सुन के देख के बहुत कष्ट होता है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जो है सो है। सो प्लीज़, अब भगवान करे जितने भी जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, भगवान उनकी आत्माओं को शांति दें। और सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने खोया है, उनको इस दर्द से निकलने का और इस तकलीफ़ को सहने की भगवान उनको हिम्मत दें, जल्दी से जल्दी उनके दर्द को भरें। और हे आदिशक्ति माँ जगदम्बा, इस कोरोना का नाश करें। बाकी कुछ कहने के लिए तो ज़्यादा शब्द नहीं है, लेकिन अब जो कुछ भी कर सकते हैं, एंड मुझे जितना भी कोरोना से रिलेटेड पता था, मैंने कम समय में उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और प्लीज़ अब क्या कहें, अब मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और प्लीज़ अपने अपने आप घर पे रहें, सेफ़ रहें। और हाँ, वन चीज़ और, कि ये जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों से थोड़ा सा दूर रहें। बच्चों से दूर रहने का मतलब है कि अब जो घर के बच्चे हैं, तो उनसे तो कोई दूर नहीं रह सकता, तो उनको थोड़ा ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, और उनकी हाइजीन मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बेस्ट कैरियर हैं, बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है वो ठीक है, मतलब उनमें इतना ज़्यादा ट्रांसमिशन या इतना ज़्यादा कोरोना रिपोर्टेड नहीं हुआ है। एक्सेप्शनल केसेस की बात अलग है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चे जो हैं वो कोरोना का एक बेस्ट कैरियर ज़रूर हैं। सो बच्चों से दूर रहना है, क्योंकि उनको तो कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, उनको सर्दी जुकाम खांसी सांस लेने में दिक्कत किसी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं होगा। लेकिन अगर वही बच्चे अपने दादी बाबा के पास खेलने चले जाते हैं, तो उनको कोरोना ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि दादी बाबा की इम्यूनिटी इतनी नहीं है कि वो बच्चे को सिम्टम नहीं होगा, लेकिन दादी बाबा को हो जाएगा। सो बच्चे जो हैं वो इस समय एक सबसे अच्छा कोरोना ट्रांसमिशन में काम कर रहे हैं। सो बच्चों का प्रॉपर हाइजीन, और हाइजीन का मतलब आजकल सिर्फ सैनिटाइजेशन एंड मास्क है, सो वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो हैं बहुत अच्छा बेस्ट कैरियर हैं, सो इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें। और बाकी दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाकी जितना मुझसे हो पाएगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की मैंने कोशिश की है, और आगे भी करूँगी। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को होती है, तो प्लीज़ वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है। एंड वंस अगेन मैं कहना चाहूँगी कि आई विल ट्राई माई बेस्ट एट माई लेवल। सो बी सेफ एंड स्टे एट होम। नमस्कार।